गुड इवनिंग बच्चों। मैंने कहा था कि आज इंग्लिश और इतिहास के बारे में बात करना है। इंग्लिश का एक भाग हम बताए थे पोएम के बारे में। आज हिस्ट्री का तीसरा लेसन हमें बताना है। हिस्ट्री का तीसरा लेसन देख रहे हैं, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। आज इसी की चर्चा करना है। पहला और दूसरा जो लेसन है, पहला लेसन में जो यूरोप में राष्ट्रवाद है उसकी पढ़ाई हो चुकी है, क्वेश्चन आंसर हमने लिखा दिया है। दूसरा जो लेसन है रूस के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में हमने पढ़ा दिया था। तो चलिए उन दो लेसन की चर्चा हमें आज नहीं करना है। आज तीसरे लेसन की हमें चर्चा करना है। जो छूटा वो लेसन जो बच्चे बाद में आए हैं, फिर हम वो दो लेसन भी हम बाद में बताएंगे, उसकी भी चर्चा जरूरत पड़ने पर हम कर देंगे। तीसरे लेसन की आज चर्चा करना है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। सबसे पहले तो हमने बता दिया है राष्ट्रवाद क्या है। जब किसी देश के लोगों में देशभक्ति की भावना जन्म लेती है, भौगोलिक और सांस्कृतिक भेदभाव को मिटा करके एकता के सूत्र में जब बन जाते हैं तो वो राष्ट्रवाद का उत्पादन करते हैं, निर्माण करते हैं। तो यहाँ हिंद चीन के बारे में हमें आज जानना है। हिंद चीन का मतलब आप समझ रहे हैं, दक्षिण पूर्व एशिया का वैसा देश जहां पर हिंदुस्तान का भी प्रभाव पड़ा है, चीन का भी प्रभाव पड़ा है। हिंदुस्तान की संस्कृति वहां प्रभावित किया लोगों को, चीन की संस्कृति भी लोगों को प्रभावित किया है। इसीलिए उस क्षेत्र को हम हिंद चीन कहते हैं। भारत के दक्षिण और पूरब के कॉर्नर पर कोना में 3 देश बसे हुए हैं। वियतनाम है, लाओस है और कंबोडिया है। ये 3 देश जो हैं हिंद चीन कहलाते हैं, क्योंकि इन तीनों देशों पर भारत का भी प्रभाव दिखता है और चीन का भी प्रभाव दिखता है। हिंद माने हिंदुस्तान हो गया और चीन माने चाइना हो गया। चलिए उसी की चर्चा करें, कैसे कैसे यहाँ पर परिवर्तन आया, किसका साम्राज्य स्थापित हुआ, हम डिटेल्स में उसकी चर्चा करेंगे जरा सा। इसके लिए थोड़ा सा मैप की जरूरत पड़ जाएगी। हम मैप के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, हाँ देखिए बच्चों, तो बस इसी मैप की हम चर्चा करना चाह रहे थे। आखिर मैप हमने क्यों दिया, मैप से आपको ज्यादा बातें समझ में आएगी। तो देखिए बच्चों, मैप की चर्चा हमने इसलिए किया कि इससे बात समझ में ज्यादा आएगी। ऐसे कुछ समझ में आ गया आखिर होता क्या है। ये देखिए, हिंद चीन का मतलब हम बता रहे थे। हिंदुस्तान देख रहे, भारत है, और ये ऊपर में जैसा चीन देख लीजिए,
हिंदुस्तान के लोग, यही देखिए ये तीन देश यहाँ पर जो देख रहे हैं, यही है आपका हिंद चीन, तीन देश। यहाँ देखिए ये लाओस, यहाँ से यहाँ जो है ये लाओस है, और इसके नीचे ये जो देख रहे हैं यहाँ पर है कंबोडिया, कंबोडिया, और ये लाओस, यहाँ से यहाँ तक लाओस है देखिए, और यहाँ से यहाँ तक जो फैला हुआ है ये है वियतनाम। वियतनाम को दो भागों में पहले बांटा गया था, एक है उत्तरी वियतनाम और एक है दक्षिणी वियतनाम। अभी वर्तमान समय में दोनों वियतनाम एक हो गया है, ये जो विभाजन था वो समाप्त हो चुका है। इसी की चर्चा आज हमें करना है। वियतनाम की राजधानी देखिए हनोई लिखा हुआ है। चलिए हम चर्चा विशेष रूप से अभी करेंगे। भारत जो देख रहे हैं, कहां से शुरुआत कहां से हो रही है, सोच रहा सा आपको जानना है। ये आपको पता है कि भारत पहले गुलाम था, और भारत आया था सबसे पहले कौन, पुर्तगाली। भारत सबसे पहले, ये देखिए पुर्तगाल है, यहाँ पुर्तगाल लिखा हुआ, इसके ऊपर में फ्रांस है, यहाँ पर इंग्लैंड है, ये जानकारी होनी चाहिए। यूरोप, ये सब देश आते हैं किसमें, यूरोप में आते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाल का आदमी भारत पहुंचा था, देखिए इस मार्ग से, यहां से ये ऐसे आया है देखिए, और ये आने वाला पहला जो आदमी है पुर्तगाली था वास्को डी गामा। देखिए क्या बता रहे हैं, 1498 में, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया। कालीकट ये जगह का नाम है। कालीकट नामक स्थान में आकर के भारत पर धीरे धीरे वर्चस्व स्थापित करना शुरू किया। पुर्तगाली को देख करके बाद में डच आया था, हॉलैंड, हॉलैंड के लोगों को डच कहा जाता है, डच बाद में आया, और उसके बाद ये फ्रांस के लोग भारत आए थे, और सबसे लास्ट में कौन है, इंग्लैंड, इंग्लैंड के लोग भी भारत आए, और भारत से चारों देशों ने लाभ कम उठाया। लेकिन सबसे तेज बुद्धि वाला जो था वो इंग्लैंड। इंग्लैंड देखिए क्या कि अपनी चालाकी से, अपनी चतुराई से इन तीनों देशों को भारत से बाहर कर दिया। पुर्तगालियों को बाहर निकाला, डचों को बाहर निकाल दिया, फ्रांसीसियों को बाहर निकाला, अंग्रेज अकेला भारत में शासन करता रहा। अब देखिए इसमें हुआ क्या, सो बता रहे हैं। पुर्तगाली को जब भारत से निकाल दिया गया तो पुर्तगाली को लगा यदि हम चल जाए वापस लौट करके पुर्तगाल तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए पुर्तगाली पूरब की ओर बढ़ गया। ये देखिए मैप, आप ज्योग्राफी जानते हैं, इधर होता है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। तो पुर्तगाली अपना वापस नहीं लौट करके पूरब की ओर गया। यहां देखा इन सारे क्षेत्रों से भी कुछ लाभ कमाया जाए, लेकिन पुर्तगाली देखिए यहां नहीं टिका, वो लौट करके वापस चला गया। बाद में डच आया, उसको भी मन नहीं भरा। अंग्रेज भी यहां पर आया था, इंग्लैंड का भी देश के लोग आए थे, लेकिन उसको भी नहीं मन भरा, क्योंकि भारत पर अधिकार कर चुका था इंग्लैंड, अंग्रेज, ब्रिटेन जिसे आप कहते हैं। तो जो थाली में खा चुका है प्याली में मन नहीं भरेगा। बहुत बड़ा देश मिल गया भारत के रूप में उसे, इतनी लाभ मिल रही कि क्या कहना। छोटा सा, ये छोटा छोटा टापू जैसा देश है, छोटा सा, मैप में इतना बड़ा हमने दिखा दिया समझाने के लिए, ये छोटा सा देश है, इसमें मन नहीं भरा। तो पुर्तगाली लौट के वापस चले गए, डच वापस लौट कर चले गए, इंग्लैंड वाले भी लौट कर चले गए, मीन्स भारत पर अधिकार कर दिया, लौट कर अपने इंग्लैंड नहीं गए। और फ्रांसीसी यहां रह गया, क्योंकि फ्रांसीसी यहां से निकल चुका था, लगा कुछ लाभ नहीं है भाई, तो यहां कुछ भी तो प्राप्त होगा। इंग्लिश में लोग कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ भला। तो ये लौट के फ्रांस चले जाते तो कुछ नहीं मिलता, इससे सोचा चला कुछ तो फायदा यहां मिलेगा, इससे फ्रांसीसी धीरे धीरे इस पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। अब देखिए इससे पहले जैसा जाना है, इन सारे देशों पर अधिकार भारत का तो नहीं था, लेकिन भारत के राजा यहां से गए थे 12वीं शताब्दी, जरा से याद कीजिएगा, 12वीं शताब्दी में भारत का एक व्यक्ति गया था, राजा सूर्यवर्मा, ये कंबोडिया पर अधिकार किया था। उसकी संस्कृति यहां दिखाई पड़ती है,
और कंबोडिया में उसने एक विशाल मंदिर का निर्माण किया जिसे अंकोर वाट का मंदिर हम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। किसने बनवाया? राजा सूर्य वर्मा। कब बनवाया? 12वीं शताब्दी में, राजा सूर्य वर्मा। तो हमने कहा भारत का राजा यहां गया था, भारत का प्रभाव हम देख सकते हैं। चीन जरा सा देख रहे, चीन का एक बहुत बड़ा माने व्यक्ति था, तो उसका यहां पर प्रभाव पड़ा था। देखिए, तो हमने कहा राजा सूर्य वर्मा कंबोडिया में जाकर के अंकोर वाट का मंदिर बनवाया। 12वीं शताब्दी में ये लोग गए थे। तो भारत की संस्कृति का यहाँ पर प्रभाव पड़ा है। यहाँ बौद्ध धर्म वाले जाके अपने संस्कृति का विस्तार किया था, सभ्यता का विस्तार किया। और चीन का एक व्यक्ति हमने कहा था कन्फ्यूशियस, उसका भी प्रभाव यहाँ पर पड़ा। तो इसलिए हम हिंदी चीन करते। चलिए चर्चा हो गई। तो हमने कहा पुर्तगाली वापस लौटकर चल गए, डच वापस चले गए, इंग्लैंड भी चल गए, क्योंकि इंग्लैंड को ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा था। केवल रह गया तो फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी यहाँ रह करके कुछ विकास वाला काम किया, इसका शोषण करना शुरू कर दिया। यहाँ देखिए कंबोडिया में एक नदी है मेकांग, ये नदी का नाम है, और जहां नदी रहेगी खेती बाड़ी बहुत ज्यादा होगी। तो इस वजह से यहाँ पर उन्होंने खेती बाड़ी का विस्तार बहुत ज्यादा किया। सबसे पहले पूरे हिंद चीन में बहुत सारी खनिज संपदाएं हैं, उन खनिज संपदाओं का ये लोग शोषण करना शुरू कर दिए। यहां से बहुत सारी चीजें अपने देश ले जाकर के उद्योगों का विस्तार कर रहे थे। तो फ्रांस वाले को तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ। फ्रांस के द्वारा यहाँ बहुत सारे नहरों का निर्माण किया गया, जिसके कारण वहां धान की खेती बहुत ज्यादा होने लगी। पूरे विश्व में धान के उत्पादन में तीसरा स्थान आ गया था वियतनाम का। तो विकास वाला भी थोड़ा सा काम किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फ्रांस वाले यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। यहाँ के लोग मुख्य रूप से अपनी वो जो वियतनामी जो क्षेत्रीय भाषाएं होती है उस भाषा में शिक्षा प्राप्त करते थे। लेकिन फ्रांस वाले जाने के बाद यहाँ के लोगों पर दबाव बनाया कि आपको फ्रांसीसी भाषा में ही पढ़ना है। सारे स्कूल में फ्रांस की भाषा अनिवार्य कर दी गई। माने एक तरह से भाषाई तौर पर उसको गुलाम बनाने की कोशिश किया गया। इसका विरोध यहाँ के लोगों ने किया। सबसे अजूबी बात तो तब हो जाती है जब ये कंबोडिया जो देख रहे हैं, कंबोडिया में यहाँ पर जो एक विश्वविद्यालय था उस विश्वविद्यालय को समाप्त कर दिया गया और वहां पर शिक्षा के स्तर को गिराने की कोशिश की गई। इसका विरोध यहाँ के लोगों ने किया है। लेकिन ये विरोध करने से क्या होगा? इसकी सहायता करने के लिए, फ्रांस की सहायता करने के लिए अमेरिका भी बाद में आ गया। अमेरिका आया तो उसकी शक्ति थोड़ी सी बढ़ जाती, लेकिन विद्रोह कभी रुकने वाला नहीं था। विरोध की आवाज यहाँ बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन जानना हमको ये है कि यहाँ के बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार तो कर दिया। राष्ट्रवाद का जब उदय होने लग गया तो राष्ट्रवाद के लिए क्या नेताओं का होना बहुत आवश्यक है। हाँ, बहुत आवश्यक है। नेता के रूप में जैसा देखिए उत्तरी वियतनाम में एक व्यक्ति जन्म लिया था जिसका नाम है फान बोई चाऊ। देखिए भाई, ये वियतनाम की बात है तो वियतनाम में कुछ नाम उल्टा पुल्टा मिलेगा। चीन का प्रभाव पड़ा इसलिए नाम वहां थोड़ा सा चाइनीज टाइप का मिलता है। हमने एक व्यक्ति का नाम बताया फान बोई चाऊ, जो एक दल बनाया था, एक संगठन बनाया था दुई तान होई। कल हम चर्चा करेंगे, ऑब्जेक्टिव में उसकी चर्चा हम कर देंगे। फान बोई चाओ ये है व्यक्ति का नाम, दुई तान होई ये है संगठन का नाम। उसने संगठन बना करके लोगों को जगाने की कोशिश किया। वियतनाम के लोग संगठन से जुड़ते चले जा रहे थे और आंदोलन की गति धीरे धीरे तेज हो रही थी। लेकिन एक बात तो जानते, किसी देश में आंदोलन को आगे बढ़ाने में पुस्तकों की बहुत उपयोगिता रहती है, पत्र पत्रिकाओं का योगदान दिखाई पड़ता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं उतना समझा पाएंगे जितनी की पुस्तक समझा लेती है। पुस्तक एक बार लाखों लाख लोग पढ़ते हैं और अपने दुश्मनों को पहचान जाते हैं। विद्रोह कैसे आगे बढ़ेगा उसमें उसका योगदान बहुत ज्यादा होता है। तो यहां हमने अभी नाम बताया दुई तान होई, एक संगठन का नाम,
संगठन बनाया था कौन? फान बोई चाऊ। और उसी फान बोई चाऊ के द्वारा एक किताब लिखी गई थी, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, माने वियतनाम के विनाश की कहानी उस किताब में फान बोई चाओ ने लिख दिया। और वो किताब पूरे क्षेत्र में बांट दी गई, सारे लोग उसको पढ़े और पढ़ने के बाद उसको समझ में आ गई कि कैसे कैसे फ्रांस वाले हमारे देश को लूट रहा है। तो धीरे धीरे लोगों में जागृति आने लग जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, यहां पर फ्रांस वालों ने कुछ चालाकी किया था। यहाँ जो मजदूर थे, जो किसान थे, जो जमींदार थे, उन लोगों पर दबाव बना के एक तरफा अनुबंध व्यवस्था लागू किया था। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? एक तरफा माने एक तरफ का होता है। वहां मजदूरों को कोई अधिकार दिया नहीं गया, सारा अधिकार मालिक को दे दिया गया था। अनुबंध थी, शर्त थी कि इतना ही पैसा में तुमको खटना पड़ेगा। इसी को हम एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहते हैं। फ्रांस वाले यहाँ जब बस गए थे तो यहाँ के मूल निवासियों से अलग अपना घर बनाया था, एक अलग कॉलोनी बनाया था जिसे कोलोन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कोलोन। फ्रांसीसियों के निवास स्थल को, फ्रांसीसियों के रहने वाले बस्ती को कोलोन कहा जाता है। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था वहां के मजदूरों पर दबाव बनाने के लिए बनाया गया था। तो आज इतनी बातों की हमने चर्चा किया, कुछ शेष बातों की चर्चा कल होगी। धन्यवाद।